हेलो बच्चों, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। हम कर रहे हैं क्लास 11 का थर्मल प्रॉपर्टीज। आज का एजेंडा है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में दो पार्ट्स हम कर रहे होंगे, एक टेम्परेचर ऑफ फाइनल मिक्सचर और दूसरा चेंज इन स्टेट। जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। बल्क बॉडी की बात करेंगे, एक दो मॉलिक्यूल्स की चर्चा नहीं करेंगे। बहुत बड़ा मटेरियल लेंगे, बड़े का मतलब उसका मास ग्राम्स में किलोग्राम्स में हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे बातें नहीं होगी। हम चर्चा कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे। एक कटोरी पानी ले लिया, 250 ml पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, 1 गैलन ले लिया, सम अमाउंट ऑफ वाटर जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल का हो। ऐसे में हम कोई लिक्विड सॉलिड गैस मटेरियल लें और उनको हीट प्रोवाइड करें या उनसे हीट एक्सट्रैक्ट कर लें, तो ऐसा करने पर उनमें या उनके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, हम ये बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर में क्या चेंजेस आएंगे। दूसरा हम क्या बात करेंगे कि अगर किसी मटेरियल को कांस्टेंटली हीट किया जाए तो क्या उनका टेम्परेचर इनफिनिटली बढ़ता चला जाएगा। तो जवाब है नहीं। बीच में ऐसे कुछ स्टेजेस आते हैं जहां पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और उस पर्टिकुलर टाइम पर जितनी भी हीट एनर्जी आप उसे प्रोवाइड करें, वो एनर्जी उसका टेम्परेचर रेज करने की बजाय उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के काम आती है, जिसकी वजह से उस मटेरियल के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उस मटेरियल का स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट का क्या मतलब है? सॉलिड मटेरियल लिक्विड बन जाता है, मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड मटेरियल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन बोलते हैं। हम यही बातें आज के लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल पहला एजेंडा जो हमारा है वो टेम्परेचर ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो बेसिकली मिक्सचर से पहले ही बात करने लग जाएं कि हाउ द टेम्परेचर रियली चेंजेस। तो मान लीजिए कि कोई सॉलिड लिक्विड गैस व्हाटएवर भी द मटेरियल इज, जो भी स्टेट हो मटेरियल की, आपने कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल लिया, मान लीजिए उसका आपने m ग्राम किलोग्राम मास ले लिया, आपने उसे क्यों हीट प्रोवाइड करी, तो उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज आ गया। व्हाट इज डेल्टा टी? तो मान लीजिए कि आपका पास टी आई टेम्परेचर था, टी इनिशियल बोल सकते हैं, टी फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो आप देखें कि ये जो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, ये वो टेम्परेचर का चेंज है जो कि हीट देने पर आया था, और इस टेम्परेचर को ही हम फाइनल टेम्परेचर नाम दे रहे हैं। क्यों? यानी कि जो हीट हमने दी या ली, ध्यान रखें ये वो थर्मल एनर्जी है जो हम मटेरियल को दे रहे हैं या मटेरियल से ले रहे हैं। जब मटेरियल को हीट प्रोवाइड की जाएगी उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, जब मटेरियल से हीट ली जाएगी उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। अच्छा, और प्रोपोर्शनल का साइन क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड की जाएगी उतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड की जाएगी उतना ज्यादा टेम्परेचर में राइज होगा। जितनी हीट निकाल ली जाएगी उतना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और ये हीट किस बात पे डिपेंड करती है? तो ये इस बात पे डिपेंड करती है कि मटेरियल का मास कितना है। तो अच्छा है कि मान लीजिए कि आपने 1 लीटर पानी लिया और उसे कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया, उतने अमाउंट ऑफ हीट से उसका टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अगर आपने 1 लीटर पानी की जगह 20 लीटर पानी लिया होता तो सेम अमाउंट ऑफ हीट से उतना ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हमें टेम्परेचर चेंज के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती। इसका मतलब ये है कि प्रोवाइडेड हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। मास जितना ज्यादा होगा, सेम टेम्परेचर चेंज के लिए हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सेम मास के लिए अगर मुझे ज्यादा टेम्परेचर का चेंज चाहिए तो हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। किन्हीं दोनों इक्वेशंस को मिला जुला कर लिखा गया Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। ध्यान रखें कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया गया है और ये s वही कांस्टेंट है और इसे हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ध्यान रखें कि ये किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल के स्टेट पर डिपेंड करती है। स्टेट पर डिपेंड करने का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर वाटर के लिए है तो लिक्विड फेज में अलग, सॉलिड में अलग और गैस में अलग होगी, बट ये लिक्विड फेज के लिए कांस्टेंट ही रहती है। तो चलिए करते हैं भाई, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कोई बच्चा कहेगा सर s की वैल्यू तो Q by m डेल्टा T आ रही है। अगर Q की वैल्यू जूल में ली जाए, किलोग्राम्स में लिया जाए और केल्विन में लिया जाए, सारे SI यूनिट बनाए जाए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो ये आ रही है वो SI यूनिट है। अच्छा, इसके अलावा और यूनिट्स पॉसिबल? जवाब है हाँ, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जो यूनिट्स इस्तेमाल हो सकती हैं वो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल हो सकती है, कैलोरी,
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल हो सकती है। और जो भी आप बनाना चाहें, मेरे हिसाब से ये 3 हम लोग लगातार देख रहे होंगे। अगर मैं इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना चाहूं तो हाउ कैन आई डिफाइन दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि m की वैल्यू को 1 यूनिट कर दूं और डेल्टा t को भी जानकर 1 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो s की वैल्यू 1 * 1 तो 1 ही बचा, तो s की वैल्यू तो q के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 1 यूनिट मास की बॉडी के टेंपरेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, that amount of heat is called as specific heat capacity। ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट नहीं है, ये उतना अमाउंट ऑफ हीट है जब मैंने मास और टेंपरेचर चेंज को 1 कर दिया। यानी यूनिट मास बॉडी का टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के तरह हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की प्यार से एक यूनिट लिख देते हैं या डेफिनेशन लिख देते हैं, हीट रिक्वायर्ड। थर्मल एनर्जी लिखे तो ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन हम इस चैप्टर में हीट वर्ड से बहुत फेमिलियर है और बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है, तो बोल दो, परेशानी नहीं है। To raise the temperature of unit mass of a body, बॉडी के साथ हम मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। बॉडी का मतलब मटेरियल से थोड़ा अलग भी बच्चे सोच लेते हैं। बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है और बॉडी का मास 1 यूनिट होना चाहिए, तो ऐसे में जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। यूनिट मास 1 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भी कुछ इस तरह की बात हो गई कि 40 रुपीस केजी शुगर मिल रहा है, तो 2.5 किलो कितने का मिलेगा, 5 किलो कितने का मिलेगा। तो अगर मुझे रेट पता हो तो कितने मास का टेंपरेचर बढ़ाना है और कितना टेंपरेचर बढ़ाना है अगर मुझे पता हो, तो मैं बस इसमें मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, मुझे क्यू तो पता चल जाएगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ये तो 2 मिनट में पता चल जाएगा यार। बात तो सही है। क्या मुझे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मालूम होना चाहिए? तो जवाब है हां, मालूम होना चाहिए। आएगा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी जा रही है, दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कॉपर की अलग, वाटर की अलग, ठीक, आयरन की अलग, इस तरह से। दूसरा, मटेरियल के साथ मटेरियल के स्टेट पर डिपेंड करती है। अब वाटर की लिक्विड फेज में अलग होगी, सॉलिड फेज में अलग होगी, वेपर फेज में अलग होगी। इनमें से मैच भी कर सकती हैं, बट नेसेसरली मैच करें इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब ये मटेरियल का फंक्शन है और साथ ही साथ स्टेट का फंक्शन है। अच्छा, और बताइए, और सुनिए, ये अपने आप में टेंपरेचर का फंक्शन भी होता है। आपने तो नहीं बताया, उसे तो कांस्टेंट बोला था। शांत रहिए। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो अभी हम लोगों ने लिखी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेंपरेचर के साथ बहुत ड्रास्टिकली वेरी नहीं करती, और बहुत सारे तो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेंपरेचर के साथ इतना कम वेरी करती है कि उस वेरिएशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, कि अगर टेंपरेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती और हम बहुत छोटे मोटे टेंपरेचर चेंजेस लाना चाहते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे में अगर एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा बदल नहीं रहा है, तो हम उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और पूरे इस चैप्टर के अंदर जो प्रोटोटाइप मटेरियल है जिसको हम हीट देंगे, हीट लेंगे, उसका स्टेट चेंज देखेंगे, टेंपरेचर चेंज देखेंगे, वो कोई और नहीं है, वो हमारा वाटर है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती, इसलिए हम उसको कांस्टेंट मान रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि ये टेंपरेचर के साथ बदलती है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ टेंपरेचर चेंज लाया जाए, रेंज में टेंपरेचर बड़े कर दिया जाए, तो चेंज लाया जाए, बड़ा चेंज लाया जाए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल चेंज। लेकिन हम मान के चलेंगे कि हम जितने टेंपरेचर चेंज वाटर के केस में ला रहे हैं, उनमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, टेंपरेचर का फंक्शन होने वाली नहीं है। दूसरा, इंप्योरिटीज का फंक्शन। लॉजिक है कि जब आप इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं किसी मटेरियल के अंदर, तो मटेरियल अपने आप में प्योर तो रह ही नहीं गया, और हर मटेरियल की अलग-अलग इंप्योरिटी है, मतलब वो स्पेसिफिक कैपेसिटी है, और दो को मिक्स कर दो देखें तो टोटल की स्पेसिफिक कैपेसिटी बदल ही जाएगी। और इंप्योरिटी तो हम तब बोलेंगे जब दोनों का मिक्सचर सेम रेशियो में ना हो, किसी का कम किसी का ज्यादा हो। थोड़ा बहुत पानी में अगर आपने शुगर डाल दिया तो स्पेसिफिक कैपेसिटी बदल जाएगी, थोड़ा बहुत नमक डाल दिया तो भी बदल जाएगी।
ये ये इम्प्योरिटीज के आने से बदलता है। इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज, वी कैन नॉट गारंटी कि इम्प्योरिटी डालने से घट ही जाता है या बढ़ ही जाता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी कि आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं जब आप केमिस्ट्री कर रहे हैं। फिलहाल ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी जानकारी है और बड़ा आसान है, कोई बहुत खास बात तो नहीं है। जो एक डेटा आपको अपने कोर्स के हिसाब से याद होना चाहिए, वो डेटा कुछ इस प्रकार से है कि अगर मैं वाटर के केस की बातें करने लग जाऊं तो वाटर के 3 फेजेस आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज आइस, सेकंड इज ऑफ कोर्स वाटर जो कि लिक्विड फेज में है, ठीक, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और दूसरा जो तीसरा है वो है वेपर। और वेपर से ज्यादा हमें कहना चाहिए कि ये स्टीम है। स्टीम इसलिए कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर है, ठीक, 100 से नीचे वाला वेपर नहीं, ध्यान रखें, ये गैस फेज में है। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट स्टीम ओनली। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की बात की जाएगी तो वो होगी 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखें, कैलोरी में डेटा याद रखेंगे तो जूल में तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ही कह चुके हैं कि 1 कैलोरी जो होता है वो तो 4.2 जूल के बराबर होता है। ये अप्रोक्सीमेटेड डेटा है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी स्लाइडली चेंज भी होती है। अच्छा, वाटर के केस की बात करें तो ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर स्टीम की बातें करें तो अगेन 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। ये जो पर्टिकुलर डेटा आपके सामने लिखा गया है, इससे आपको एक बात महसूस हुई कि सर अगर मैं आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखूं तो ये तो स्टीम के बराबर आ रही है, और यही वैल्यू 1/2 ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के बराबर भी आ रही है। रिलेशन भी याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा याद रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल कैसे लगते हैं आइए देखते हैं। We are not going to change the state, इसलिए हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पर थोड़ा फोकस करेंगे। काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि काम की बातों से ही बात बनती है, फालतू की बातों से बात नहीं बनती है। मान लीजिए आपके पास कह रहा है कि वाटर आपने दे रखा है, और वाटर जो है वो मान लीजिए 10 ग्राम से 10 या 100 ग्राम कर लें तो बेहतर लगेगा, थोड़ा तो पानी ले लिया। 100 ग्राम वाटर है और बोला जा रहा है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, और we have to bring it to 80 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि इस वाटर को आपको 80 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आना है, तो आपको कितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी। फाइंड हीट रिक्वायर्ड। हीट कितनी रिक्वायर्ड है इसके बारे में जानकारी देनी है। बड़ा ही ऑब्वियस क्वेश्चन है और आसान भी है। हम कहते हैं कि हीट रिक्वायर्ड होती क्या है, तो कोई बच्चा कहेगा सर ms डेल्टा टी। मास कितना है सर, हमने कहा कि 100 ग्राम है। और s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लिखी हुई है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और कितने टेम्परेचर पर थी सर, 20 पे थी। कहां लेकर जाना है, 80 पर लेकर जाना है। तो फाइनल टेम्परेचर अगर मैं देखूं डेटा में 80 दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर देखो तो 20 दे रखा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो सर 60 डिग्री सेल्सियस का है। इसका मतलब यही मेरा डेल्टा टी है, तो मैं लिख देता हूं 60 डिग्री सेल्सियस। आप देखें तो पता चलेगा कि सर ग्राम से ग्राम और डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस ने सुसाइड किया मिलकर, और ये हो गया 6000 कैलोरी। कितने कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जूल में डेटा मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत हल्के हल्के ही करेंगे पहले, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए और कोई परेशानी ना हो। कंसेप्ट याद करके सवाल लगाएंगे तो बेहतर लगेगा, और चीटिंग करके करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद भी करते चलें, बड़ा आसान है। चलो कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास वाटर ही है, और ये जो वाटर है वो 200 ग्राम्स है, और कहा गया है कि जो वाटर है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर है, और लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। कहा जा रहा है कि 200 ग्राम वाटर है, 70 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास है, और आपको इसे 30 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आना है। तो फाइंड हीट
that is given out by this water, कुछ खास नहीं है, 70 पे है, 30 पे आ रहा है, ठंडा हो रहा है, हीट दे रहा है कि दे रहा है, तो वाटर निकाल रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हीट दैट इज गिवन आउट बाय दिस वाटर, हीट कितनी इस वाटर ने बाहर निकाल दी, वो हीट आपको निकालनी है, तो निकालें भाई, क्या परेशानी। हम कहेंगे कितनी हीट निकाली, तो कोई बच्चा कहेगा सर एम एस डेल्टा टी ली या दी, कोई दिक्कत नहीं। कितना मास है सर 200 ग्राम, याद रखें आप ये यूनिट्स लिखकर करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी, यूनिट नहीं लिखेंगे तो गलती होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला किसको गया है, तो सर वाटर बोला गया है, और जब भी कभी बोला जाए वाटर तो दिमाग में आना चाहिए कि बिल्कुल सत्य वचन है भाई, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हुआ करती है। और अगर हम डेल्टा टी की बातें करें, टेम्परेचर चेंज की, तो हम 70 डिग्री सेल्सियस पर थे और 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गए, तो मेरे लिए फाइनल टेम्परेचर 30 है, इनिशियल टेम्परेचर 70 है, और ये तो मैंने लिखा डिग्री सेल्सियस। मजा आ गया, ग्राम से ग्राम, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाता है, 200 यहां पर बचता है, और शायद ये -40 बचता है और कैलोरी बचता है, शायद ये आता है -8 और फिर आते हैं 3 जीरो और लिखा जाता है कैलोरी। और सर ये तो हीट माइनस में आ गई, तो कोई परेशानी नहीं, जब हीट दे रहे थे तो पॉजिटिव आ रही थी और हीट ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव साइन हीट का हमें ये बता रहा है कि हीट इज गिवन आउट। पर सर अगर हम ये 30 - 70 ना करके इसको फ्लिप फ्लॉप कर देते, 70 - 30 करते तो पॉजिटिव आ जाता। अरे एक मिनट, जो डेल्टा टी है वो तो फाइनल माइनस इनिशियल ही है, तो फाइनल 30 है और इनिशियल 70 है, तो नेगेटिव ही आएगा। पर कोई बच्चा कहता है रुको, हम जानबूझकर 70 - 30 रखेंगे ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, और हम अपने मन से जानते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट बाहर ही जा रही होगी, तो हम ये इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों इस स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते हैं कि यार हीट तो बाहर निकली है और इतने अमाउंट में निकली है, हमें माइनस लिखने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। आप स्टेटमेंट में लिखिए हीट इज गिवन आउट बाय दिस वाटर एंड द अमाउंट व्हिच इज गिवन आउट इज 8000 कैलोरीज, काम खत्म। आप उसको फिट कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो नॉन नेगेटिव आंसर निकालेंगे तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिकली भी चाहते हैं कि हीट दी गई है या दी गई है तो यहां से निकल आए, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, इसके बाद क्या ये ऐसे ही सवाल चलते रहेंगे? हाँ, इसी तरह के 2 पॉडी के बढ़िया सवाल होते रहेंगे। एक कांसेप्ट है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? सुनो, सिंपल सी बात। हम मानकर चलते हैं कि हीट एक्सचेंज करानी है दो मटेरियल के बीच में। मान लीजिए 1 लीटर पानी है जो कि वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मान 90 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लीजिए। 2 लीटर वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, रिलेटिवली बहुत ठंडा है। इन दोनों को मिक्स कराया जाए तो जो मिक्सचर बन के आएगा उस मिक्सचर का टेम्परेचर 20 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि यार जो ठंडा वाला पानी था वो गर्म हुआ और जो गर्म वाला पानी था वो ठंडा हुआ, तभी तो फाइनल मिक्सचर कहीं बीच में सेटल हो रहा है जगह पे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि गर्म वाले पानी ने अपनी हीट निकाली और ठंडे वाले पानी ने उससे हीट ली। इस दौरान इस हीट के लेन देन में ये हीट एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हुई होगी, जिस बकेट में रखा गया है उसने भी खाया होगा इसे। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी तरह से कोई दूसरा मटेरियल अगर हीट एब्जॉर्ब ना करे और हीट का लॉस भी ना हो, ऐसे में गर्म वाले पानी ने जितनी हीट दी थी ठंडा वाला पानी भी उतनी ही हीट लेगा। अच्छा, कंसीडरिंग नो हीट लॉस, कंसीडरिंग नो हीट लॉस, किसी प्रकार का कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, अगर इस बात को मान लिया जाए तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। किसी एक मटेरियल ने जितनी हीट ली दूसरे मटेरियल ने उतनी ही हीट दी। एग्जैक्ट ऐसा ही सत्य है। हम कहेंगे कोई मटेरियल जिसकी मास m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 और
कुछ टेम्परेचर का चेंज है, मान लो हायर से किसी फाइनल पे जा रहे हैं और इसको लोअर कर लें, फाइनल कर लें तो अच्छा लगेगा, गेन दिखाई देगा, फाइनल और लोअर, और ये M2 है, इसको S2 करें और ये T हायर माइनस T फाइनल करें, तो इस तरह का एक फॉर्मूला भी बन जाता है। इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है वो मैं भी 2 मिनट में बताता हूँ, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस का एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है कि अगर मैं मान लूं कि हीट कहीं भी लॉस नहीं हो रही है तो जितनी एक वाटर बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से हीट दे रही है, दूसरी बॉडी उतनी ही हीट लेगी, तब तक लेती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। आगे देखें, कहा जा रहा है क्या कि आपके पास दो मटेरियल 100 ग्राम वाटर और यहाँ पर 200 ग्राम वाटर, मटेरियल दो कैसे हुए? अरे 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 सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 40 डिग्री सेल्सियस पर है। इनको कर दिया गया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद पूछा जा रहा है कि फाइनल मिक्सचर क्या होगा। एक बात तो तय है कि 200 और 100 ग्राम वाटर मिला दिए गए हैं तो अल्टीमेटली 300 ग्राम वाटर ही बनने वाला है, इससे कम तो नहीं बनेगा, इससे ज्यादा भी नहीं बनेगा, तो मास तो कंजर्व भी रहने वाला है, लेकिन जो मिक्सचर निकल कर आएगा उसका टेम्परेचर 10 से ज्यादा होगा और 40 से कम होगा, तो बीच में सेटलमेंट हो जाएगा, दोनों के बीच होगा। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी अपने से हीट निकालकर लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को, कोल्डर बॉडी को दे रही है और कोल्डर बॉडी वाटर बॉडी से हीट ले रही है। जब हीट देगी तो टेम्परेचर राइज होगा, हीट वाटर बॉडी देगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं लेट द फाइनल मिक्सचर बी एट टेम्परेचर T फाइनल डिग्री सेल्सियस। कुछ T फाइनल टेम्परेचर हो जाता है, ऐसा कंसीडर कर लिया, हमें नहीं पता कितना, x जैसे मानते हैं वैसे ही मानते हैं कि वो T फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मटेरियल है ये हीट गेन करने वाला है, ये जो मटेरियल है वो हीट लॉस करने वाला है। अच्छा, तो मैं कहूं कि हीट कितनी गेन की गई, तो मैं कहूंगा हीट गेन करने के लिए लिखेंगे ms डेल्टा टी। m किसका, कौन गेन कर रहा है? ये गेन कर रहा है 100 ग्राम, यूनिट लिखते चलेंगे। वाटर है क्या? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 लिख दी गई, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का चेंज पता नहीं, फाइनल कितना हो गया T फाइनल, शुरुआत में कितना था 10, बढ़ा है कि घटा है? सर ये तो कोल्डर था, इसका टेम्परेचर तो बढ़ा है, तो हम कहेंगे कि T फाइनल माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। हीट लॉस कर लिया, हीट लॉस देखेंगे तो हम लिखेंगे ms डेल्टा टी, लेकिन m किसका, कौन हीट लॉस कर रहा है? ये हीट लॉस कर रहा है, इसका मास तो सर 200 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? सर वाटर है तो उसकी तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ही होगी, दोनों वाटर अलग अलग ऊपर है तो वाटर ही, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे बदल जाएगी भाई? डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज, शुरुआत में कितना था 40, फाइनल कितना हो गया T फाइनल, ये तो पता नहीं है, घटा है कि बढ़ा है? सर घटा है, तो हायर माइनस लोअर लगा दीजिए, क्योंकि अब आप प्लस माइनस के साइन से बचकर चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं और आप कहेंगे कि 40 इज हायर, फाइनल इज लोअर डिग्री सेल्सियस। कैटेगोरिकल ग्राम से ग्राम, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, कहानी बची कैलोरी, ग्राम से ग्राम, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस। आपके पास दो इक्वेशन बनी, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। यही तो बातें होती थी, हम लोग यही करते थे कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाकर। देखो भाई, हीट गेन की चर्चा करें 100 इंटू T फाइनल माइनस 10, क्लियर मेरी बात? दैट इज इक्वल टू हीट लॉस की चर्चा करें 200 इंटू 40 माइनस T फाइनल। मैं इसके आगे सॉल्व ही नहीं करता कभी, ये इक्वेशन बना दी भाई, जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द फाइनल रिजल्ट। सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? यस सर, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है? यस सर, निकाल सकते हैं। एक निकाल देता हूं, इसके बाद आपकी अपनी ड्यूटी है कि आप ऐसे करेंगे, तो 2 0 से 2 0 को निपटा डालिए। हमारे पास आंसर आ रहा है T फाइनल माइनस 10 और सामने जाकर के ये होता है 80 माइनस 2T फाइनल। इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो आपके सामने जो लिखा जाएगा
वो 3t फाइनल इज इक्वल टू 80 प्लस 90, 80 प्लस 10 दैट इज 90, तो 3 से काट दो यार, 30 आ गया। तो t फाइनल की वैल्यू जो है वो बच गई 30 डिग्री सेल्सियस। जो फाइनल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस निकल कर आता है। आसान, सरल, सीधा, सच्चा उपाय। क्लियर मेरी बात? हीट गेन, हीट लॉस देखते जाइए, सवाल लगाते जाइए, बड़ा ही आसान चैप्टर है। एजेंडा 1 आज कंप्लीट कर ही लेंगे। एजेंडा 2 के लिए एपिसोड 2 देखते रहिए, लेकिन कंप्लीट एग्जॉस्टिवली करेंगे। अगर आप सवाल लगाएंगे तो आएगा जरूर भाई। आगे देखें अच्छे अच्छे सवालों की तरफ। हम कहेंगे कि मान लो मेरे पास 10 ग्राम कुछ वाटर टाइप चीज रखी हुई है और वो 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और मेरे पास मान लो 200 ग्राम वाटर है। अगेन मैं वही सिंपल प्रोटोटाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये कुछ 80 डिग्री सेल्सियस पर है। तो बताना है कि इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो बड़ा आसान है। फाइनल टेम्परेचर देखें, हम कहेंगे कि ये वो आदमी है जो कि हीट गेन कर रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, ये हीट लेगा और गर्म हो जाएगा। आगे देखिए, ये वो आदमी है जो कि हीट लॉस कर रहा है, क्योंकि जिसके साथ ये कांटेक्ट में आ रहा है उस दूसरे वाले का टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो कम टेम्परेचर वाली बॉडी को अपने से हीट निकाल कर लगातार 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 दे रहा होगा, और जब वो हीट दे रहा होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी ये हीट लॉस कर रहा है। ओके, कहां सेटलमेंट होगा? तो हम कहेंगे कि लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी फाइनल। इसमें आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, मैं पढ़ाते समय टी फाइनल ऐसे करके पूरा पूरा लिखता हूं, तो टी फाइनल लिख दिया। जरा हीट गेन की चर्चा करें। हीट गेन का मतलब होता है ms डेल्टा टी। m का मतलब जो गेन कर रहा है उसका मास लिखना है, दैट इज 10 ग्राम। यूनिट लिखते चलेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। वाटर है इसलिए ऐसा लिख दिया, और इसका फाइनल टेम्परेचर ही फाइनल है, इनिशियल टेम्परेचर 10 है, और जो डिफरेंस है वो तो डिग्री सेल्सियस में ही आ रहा है, क्योंकि यूनिट आपने डिग्री सेल्सियस में ले रखी है। अब चर्चा करते हैं हीट लॉस की। कौन लॉस कर रहा है? सर ये लॉस कर रहा है। फॉर्मूला फिर से वही हीट का है, ms डेल्टा टी। m की जगह जो लॉस कर रहा है उसका मास लिख देंगे, दैट इज 200 ग्राम। s की जगह 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ही क्यों लिख रहे हो? अरे हर वाटर ले रहे हैं, बदलेंगे तो देखा जाएगा। आगे देखें डेल्टा टी, ये आदमी है कितने पे? सर 80 पर है और टी फाइनल पे चला जा रहा है। सर कभी कभी टी फाइनल -10 लिखते हो, कभी कभी 80 माइनस टी फाइनल लिखते हो। सुनो, बड़ा वाला हमेशा फाइनल से बड़ा ही होगा और छोटा वाला हमेशा टी फाइनल से छोटा ही होगा। तो इस नंबर को पॉजिटिव रखने के लिए हायर माइनस लोअर और हायर माइनस लोअर किया गया है। ठीक, अब क्या करें? कुछ खास नहीं, काटापटी की जाए। ग्राम से ग्राम, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस को काट दिया जाए। ऐसे यूनिट्स कट भी जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए, आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाइए। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। ये बात सबको पता है, आसानी से निकाली जा सकती है, और पहले लिख भी दिया था। एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक सिंपल कंसेप्ट है, तो बहुत बड़ा चमत्कार तो है नहीं, अपन को आता ही है। तो लगा देते हैं भाई, हीट गेन कितनी है? तो हम लिखेंगे 10 into T final minus 10, that is equal to heat loss कितनी है भाई? 200 into 80 minus T final। तो बच्चा कहेगा 0 से 0 को मार दिया जाए तो T final minus 10 is equal to, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 8 और 2 16 बन जाएंगे, और 2 0 तो आपको लिखने ही चाहिए। ठीक, माइनस 20 T final, इसको उधर ले जाए उसको इधर ले जाए, तो हो गया 21 T final, क्योंकि जब इधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाने वाला है, इसको उधर ले जाइए तो आएगा 16, शायद 10, और T फाइनल की जो वैल्यू है वो 1610 डिवाइडेड बाय 21 डिग्री सेल्सियस होगी। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। सॉल्व करो, आंसर पाओ। आई होप आसान है, समझ आया होगा। बड़ा ही सीधा साधा सच्चा कंसेप्ट है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब क्या करें? कुछ तो सर अच्छा करें। एक मटेरियल, मैं उसका नाम रखता हूं कुछ रामलाल, और एक मटेरियल है उसका नाम है श्यामलाल। मैंने इस रामलाल का m मास लिया और इस श्यामलाल का भी m मास लिया। इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है।
इसके टेम्परेचर को भी 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना, ये टारगेट है। रामलाल की खास बात ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मान लीजिए कि x, और श्यामलाल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4 टाइम्स x। आपको किसमें हीट ज्यादा चाहिए होगी? जवाब हम कहेंगे Q required for Ramlal is mass into specific heat capacity into delta T, that is 30। whatever, बस इतना है कि दोनों का स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर सेम करना है। ये x है भैया, क्रॉस नहीं है, ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। श्यामलाल के लिए कितनी हीट चाहिए? दैट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 4x इनटू 30। आप पा रहे हैं कि m 30x m 30x कट गए, तो आपको दिखाई दिया कि Q ऑफ श्यामलाल जो है वो 4 टाइम्स Q ऑफ रामलाल है। क्या समझ आया इससे? जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो आदमी ज्यादा हीट ले रहा है सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, जबकि दोनों का मास सेम है। यानी कंडीशंस अगर सेम कर दी जाए और सेम टेम्परेचर में चेंज लाने का टारगेट अगर बनाया जाए तो ये तय है कि वो मटेरियल जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा। ओके, अच्छी बात। पर सर अगर यही मटेरियल 40 से 10 में आने की कोशिश करता तो भी तो जो रामलाल हीट निकाल रहा होता वो m इंटू एक्स इंटू 30 होती, निगेटिव होती, निगेटिव पर बचे तो सिंपल है यार कि वो हीट निकाल रहा है। और यहाँ भी यही होता कि सर अगर 40 से 10 लाना होता तो ये भी Q ऑफ श्यामलाल तो सर m इंटू 4x इंटू 30 ही तो होता भाई। यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट सेम टेम्परेचर चेंज के लिए बढ़ने के लिए चाहिए उतना ही अगर सेम टेम्परेचर का चेंज रिवर्स में कर दिया जाए, घटा दिया जाए टेम्परेचर, तो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी सेम रखना है, जितना बढ़े थे उतना ही घटना है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट निकाली जाएगी। यानी ये जो आदमी जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो गर्म होने के लिए ज्यादा हीट ले रहा है तो ठंडा होने पर वो ज्यादा हीट देगा। क्लियर है बात? इस प्रॉपर्टी को गौर से देखिए तो हम एक छोटी सी बात लिख सकते हैं, ग्रेटर the specific heat capacity of a material greater the amount of heat it takes। अच्छा, ज्यादा हीट ले सकता है, हाँ ज्यादा हीट ले सकता है, तो कंडक्टर की बात ना करो, ज्यादा हीट ले सकता है सेम टेम्परेचर राइज के लिए। सर अगर ऐसा है तो मान लो कि जो श्यामलाल है इसको जलाया गया। श्यामलाल कोई मटेरियल है, व्यक्ति नहीं है, बस उसका नाम रख दिया गया है, थोड़ा जीवंत है तो सुनने में अच्छा लगता है। आपके पास श्यामलाल और इसका टेम्परेचर कुछ है 30 डिग्री सेल्सियस और हम चाहते हैं कि इसे ठंडा कर दिया जाए। आप इसे दो चीजों से ठंडा करना चाहते हैं, पहली है सैंड और दूसरा है वाटर। क्लियर है? और दोनों को ही सेम टेम्परेचर पे लिया है, मान लीजिए कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है और ये भी 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसको मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पर हमारी ये श्यामलाल रखा हुआ है। दोनों सेम है, सैंड को डाला जाए और वाटर को डाला जाए, कौन इसको जल्दी और ज्यादा ठंडा कर सकता है? तो समझ तो आता नहीं, क्या करें? ध्यान दें, जिस आदमी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा वो आदमी सेम टेम्परेचर के लिए ज्यादा हीट खा सकता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है और इन भाई साहब की लगभग आप मान के चलिए कि 1/10 के आसपास होती है। यानी कि अगर ये 1 कैलोरी खा सकता है तो ये आदमी 1/10 ही खा पाएगा। तो जब वाटर को इसके अंदर डालेंगे तो इससे 1 कैलोरी हीट खा जाएगा वाटर और ये बेचारा 1/10 ही खा पाएगा, क्योंकि इससे वाटर ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करी है, इसलिए जो मटेरियल है ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वाटर को दे रहा है, सैंड को नहीं दे रहा है। सैंड को क्यों नहीं दे रहा? कोई लड़ाई कुछ नहीं, सैंड उतनी कम अमाउंट ऑफ हीट लेकर टेम्परेचर का राइज ज्यादा सफर करता है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, जल्दी से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और टेम्परेचर का चेंज ये कम होने की वजह से या खत्म हो जाने की वजह से हीट का एक्सचेंज रुक जाएगा।
लेकिन वाटर रेजिस्ट कर रहा है, कह रहा है हीट खिलाते जाओ, हीट खिलाते जाओ, हीट खिलाते जाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हम टेम्परेचर राइज बहुत देर में करेंगे, खूब सारा अमाउंट ऑफ हीट खा जाएंगे, और जैसे ही इस मटेरियल से बहुत सारी हीट वाटर के अंदर चली जाएगी, जल्दी ठंडा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम देर से आएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट खाने पर आएगा। इसका मतलब जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, इसका मतलब ये मटेरियल यूज्ड एज गुड कूलेंट। कूलेंट का मतलब ऐसे मटेरियल्स जो किसी दूसरे मटेरियल को ठंडा करने के काम आते हैं, वाटर इज यूज्ड एज अ गुड कूलेंट। आप देखते हैं कई फैक्ट्री वगैरह में, ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो साइड में आपको फैक्ट्रीज दिखती हैं, खेत दिखते हैं, तो फैक्ट्रीज में देखेंगे तो बहुत सारे पाइप्स आपको ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे, इनमें बहुत गर्म गर्म गैसेस निकल रही होती हैं, बॉयलर से, और इन गैसेस को ठंडा करने के लिए इन पाइप के ऊपर से वाटर के शावर्स लगाए जाते हैं, और पानी इन पाइप से पड़ रहा होता है, लगातार इन पाइप्स की गैसेस से कंडक्शन के थ्रू हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इस पानी की जगह कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी की खास बात यह है कि पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और इस बहुत हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से हमारा वाटर बहुत ज्यादा हीट खा जाएगा, और बहुत सारी हीट गैस जब पानी को दे देगी तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा ठंडा कर सकता है वाटर। इसलिए इस तरह के कूलेंट्स में, इस तरह के शावर्स में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बॉयलर्स के जो पाइप्स हैं ये बहुत ज्यादा गर्म ना हो। ये कहानी है कूलेंट। तो तुमसे पूछा जाता है कि सैंड गुड कूलेंट है या वाटर गुड कूलेंट है, तो तुम जवाब देते हो सर वाटर गुड कूलेंट है। क्यों? क्यों? जवाब है स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होती है भाई, तो गुड कूलेंट तो बन ही जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये बताओ कि रेत इतनी गर्म क्यों होती है? कॉमन सेंस है, सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, सन के रेडिएशन से जो हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी उससे बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करके भी सैंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है भैया, तो उसका टेम्परेचर तो जल्दी राइज कर जाएगा, पर वाटर का उतनी जल्दी राइज नहीं करेगा। ओके ओके ओके। लेकिन अभी पढ़ा था कि जो आदमी कम हीट लेकर जल्दी गर्म हो रहा है, वो ठंडा होते हुए भी तो सेम अमाउंट ऑफ हीट ही निकालेगा, यानी बहुत कम हीट निकालकर जल्दी ठंडा हो जाएगा। हाँ सच बात है, इसका मतलब सैंड ठंडी भी जल्दी होनी चाहिए, होती पढ़ा होगा कि डेजर्ट्स आर हॉटर एट द डेज एंड कोल्डर एट द नाइट्स। बहुत ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएंस आता है, इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएंस आता है, कारण दिन में सूरज आसमान में एकदम सर पे चढ़ा हुआ है, बहुत सारा रेडिएशन अर्थ पे गिर रहा है, सैंड बहुत सारी है और वो सारे हीट के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रही है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट लेकर उसका टेम्परेचर राइज होता चला जाता है और हमारी सैंड गर्म होती चली जाती है, एटमॉस्फेयर खूब गर्म हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है, टेम्परेचर जल्दी राइज हो रहा है, कम हीट में राइज हो रहा है, और शाम ढलते ही जब सूरज का रेडिएशन खत्म हो जाता है तो वो एटमॉस्फेयर में अपनी हीट रिलीज कर रही होती है लगातार लगातार लगातार, और बहुत कम हीट रिलीज करके अपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लोअर कर लेती है और सैंड ठंडी हो जाती है। और हम पाते हैं कि डेजर्ट्स में रातें बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म हुआ करते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी का लेन देन है सारा, और कुछ नहीं, ध्यान रखें इस पर। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कुछ कुछ बातें हैं और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इस तरह से हम लोग किया करते हैं जब हम लोग ये बातें कर रहे हों कि दो लिक्विड है उनको मिला दिया गया तो क्या हुआ, इस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा और बता देता हूं, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करेंगे, टाइम काफी हो गया है, इतनी देर तक आप रुकते नहीं, जितनी देर आप प्यार मोहब्बत से एकदम इत्मीनान से पढ़ लें और मजे से समझ भी आ जाए, कंसेप्ट सवाल भी लग जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ भैया तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के सवाल अपने से बन ही जाएंगे, उतनी देर में टाटा बाय बाय कर देंगे और फिर अगले दिन आ जाएंगे नया लेक्चर लेकर। चलिए देखिए, ये रिपीट टेलीकास्ट ही है, बस काफी सारी बातें कर ली हैं, इसलिए वापस पढ़ाई के ट्रैक पर आ जाते हैं। मानिए कि आपके पास वाटर है, सर वाटर देख के हम हटाने वाले पहले दो बदल देते हैं वाटर को पार्शियल में। मान लो कुछ 400 ग्राम्स और ये मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और आपके पास लेट अस से कॉपर है। कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी जो भी होती है मेरे हिसाब से शायद 390 या 410 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, शायद 410 का डेटा है शायद, लेकिन जो भी मान लेते हैं कोई प्रश्न नहीं। ये
कुछ मान लेते हैं 200 ग्राम्स का आपके पास एक ब्लॉक है, और लेकिन ये है भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छी बात, मिक्स कर दिया क्या। फाइनल कहानी बताएंगे। क्या होगा, तो कोई बच्चा कहेगा सुनो 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 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघल गया है क्या। जवाब है नहीं, अरे वाटर थोड़ी है जो 100 पे या 0 पे पिघलेगा और उबलेगा।